हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा इस शो में हम आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज खास। आज हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से कोलकाता, बंगलुरु और मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार पर या उसमें निवेश की सलाह। क्या होता है ईडीसी, आईडीसी और पीएलसी चार्जेस और सोसाइटी बने बगैर कैसे मिलेगा कन्वेंस। ऐसे आपके कानूनी समस्याओं का करेंगे आज हल। और आज शो में हम आपको बताएंगे उत्तर भारत की बड़े शहरों में क्या है प्रॉपर्टी का ताजा भाव। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर पार्कलैंड प्रॉपर्टी एडवाइजर के फाउंडर और सीईओ अक्षय कुमार साहब। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए अक्षय जी के साथ हम आपकी प्रॉपर्टी क्वेरीज को सुलझाते हैं। पहले कॉलर हमारे पास है कोलकाता से अनुपम दान साहब। अनुपम जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं एक्चुअली कलकत्ता का बेहाला चौरास्ता एरिया में एक ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट है रेसिडेंशियल जी, उसमें 3 BHK एक यूनिट खरीदा है सेकंड फ्लोर में। ओके। मेरे को ऑल इंक्लूसिव प्राइस पड़ा है सर इसमें 2600 रुपीज का जी। तो अभी सर उसका ऐसा ही 8 महीने करीब हो गया है खरीदने के बाद। और अभी तक 400 रुपए का इंक्रीज हुआ है प्राइस में। अच्छा। और सर प्रोजेक्ट तो सर 2014 का जुलाई में हैंड ओवर होगा। जी जी। पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने में 2015 जुलाई तक लग जाएगा। ठीक है। तो सर मैंने दिमाग में यही नहीं आ रहा है कि मतलब इस प्रोजेक्ट में बने रहना सही है, मतलब इन्वेस्टमेंट के तरीके से ये सही है कि नहीं है। जी, आप तो कह रहे हैं 400 रुपए का इंक्रीमेंट बहुत छोटे से वक्त में हो गया तो शायद बना ही रहना चाहिए। फिर भी अक्षय जी से पूछते हैं, अक्षय जी क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए जी, ये शायद बेचैन हो रहे हैं। इन्होंने चीज़ अच्छी ली है, पेरिफेरी है सिटी का, थोड़ा सा मिडिल क्लास एरिया है, बट चीज़ ठीक है, बिल्डर ठीक है। अभी इनको 10% का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है 8 महीने में, और आप ये कह रहे हैं कि और चाहते हैं। देखिए, कलकत्ता का जैसा बाजार है, कोई स्पेक्टेकुलर राइजेज नहीं आते हैं इस बाजार में। अगर आप हिस्ट्री भी देखें कलकत्ता की, तो कभी कभी रेट बढ़ते हैं, मतलब 5, 7, 10, 15% अगर साल में बढ़ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर आप उससे ज़्यादा चाहते हैं तो आपके मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक है। बाकी आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आप होल्ड करेंगे आपको डिसेंट अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको होल्ड करिए। आप अपनी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ा सा टेम्पर करके रियलिस्टिक कर दें। जी दान साहब, और वैसे भी आप बता रहे हैं कि 2015 तक आपके हाथ में आएगा, तो जब हाथ में आए एक बार अपने मकान में रहिए या जो भी है उसको थोड़े समय रखिए, तो तब तक और बेहतर एप्रिसिएशन जो 400 रुपये अभी हुए हो सकता है वो 800 रुपये हो जाए। तो आप उसे ज़रूर अपने पास रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए और वक्त के साथ, क्योंकि हमेशा हमारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसी तरह उसमें इन्वेस्ट करें। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से अगले कॉलर हैं रमेश जी ने फोन किया है। रमेश, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी, मुझे अपने बेटे के लिए बेंगलोर के अंदर व्हाइट फील्ड में रेडी टू मूव 2 BHK का फ्लैट खरीदना है जी, और मेरा बजट 50 लाख है जी। आपकी सलाह चाहिए इसके अंदर। जी जरूर, आपके लिए यहाँ पर सलाह होगी। अक्षय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? 50 लाख का बजट, व्हाइट फील्ड्स, बेंगलोर। देखिए, बैंगलोर में अभी इस वक्त व्हाइट फील्ड तो इस्टेब्लिश हो चुका है। इस वक्त मार्केट स्लो है, तो आपको अपने बजट में बिल्कुल फ्लैट मिलेगा। आप अगर चाहें तो लीज भी कर सकते हैं वहाँ पे, चाहे खरीदना चाहें तो वो खरीद भी सकते हैं। इस वक्त जो रेट्स चल रहे हैं वाइट फील्ड में 2500 रुपये से 4000 रुपये का रेट है, डिपेंडिंग ऑन बिल्डर, प्रोजेक्ट, लोकेशन। तो अगर आपका जो बजट है आपको अलाउ करता है कि बेस्ट बिल्डर से या टॉप 2-3 बिल्डर से सामान लें, मेरे हिसाब से आप 4000 के आसपास पर स्क्वायर फुट में आपको अच्छा सामान मिल सकता है। ढूंढिए, अच्छा प्रोजेक्ट लीजिए, अच्छा अमेनिटीज वाला प्रोजेक्ट लीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा। ताला चाबी या रेडी पोजेशन जो आप चाहते हैं वो भी मिलेगा आपको। तो चलिए, अब आप अपने बजट के अंदर व्हाइट फील्ड में जैसा चाहते हैं उस तरह का घर आपको मिल सकता है। आप चाहें तो रेडी टू मूव इन या रेडी पोजीशन बिल्डिंग भी देख सकते हैं। और जैसा यहाँ पर अक्षय जी ने कहा कि 2-3 टॉप 3 बिल्डर्स में भी आप जाके देख सकते हैं। आपका 50 लाख तक का बजट है तो वहां पर 2,500 से 4,000 तक का जो रेट है उसमें आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर हमारे आ रहे हैं मुंबई से सिद्धार्थ बोधी जी ने फोन किया। सिद्धार्थ, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा 30 से 40 लाख का बजट है जी, और मैं हिंजवाड़ी पुणे में निवेश करूं या नवी मुंबई के कामोथे में, कहाँ ज्यादा फायदेमंद होगा निवेश? आप मुंबई में रहते हैं और ये 30 से 40 लाख का बजट है। हिंजवाड़ी में डेफिनेटली शायद निवेश के पर्पज से ही करना चाहते हैं, तो हिंजवाड़ी
पुणे अच्छा रहेगा या फिर नवी मुंबई का कामोठे कहाँ बेहतर होगा? देखिए जी, इस वक्त मेरी ये राय है कि कामोठे बेटर रहेगा। कामोठे पर एक ये प्रॉब्लम है कि अच्छे बिल्डर नहीं है, तो यहाँ पे क्वालिटी सामान नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। हिंजेवाड़ी बसी हुई लोकेशन है, आईटी लोकेशन है, सप्लाई काफ़ी है और लॉन्ग टर्म वहाँ पे सप्लाई बहुत आएगा, बट मेरे हिसाब से हिंजेवाड़ी भी अच्छा रहेगा इनके लिए। अगर कामोठे में अगर इनको अच्छा बिल्डर मिले या अच्छी लोकेशन मिल जाए, अच्छा रेट मिले, तो वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी की वजह से वहाँ पे अप्रिसिएशन अच्छी होगी। ये मत भूलिएगा कि एयरपोर्ट इस वक्त डिलेड है, 4-5 साल 6 साल तो आराम से लग जाएंगे। पर अगर ये पूछ रहे हैं हिंजेवाड़ी वर्सेस कामोठे, तो कामोठे, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, तो यहाँ पर सलाह आपके लिए कि आप कामोठे में जाते हैं तो वहां पर आपके लिए बेहतरीन अप्रिसिएशन होगा, प्रॉपर्टी के लिहाज से हर तरीके से वहां पर आपको ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप उसे हिंजवाड़ी पुणे से कंपेयर करते हैं। इसी के साथ अब हम प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं खत्म करेंगे। अक्षय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और अब आपको बता दें एक जरूरी बात यहाँ पर, क्योंकि हमारे घर के सपने को हकीकत में बदलने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स का हमारी इकोनॉमी में एक अहम योगदान होता है। बिल्डरों और रियल एस्टेट से जुड़ी दूसरी सर्विसेज में शानदार काम करने वालों को हम हर साल सम्मानित करते हैं और इस बार भी आरआर काबिल के साथ आवाज लेकर आ रहा है रियल एस्टेट अवार्ड, जिसके लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं और चाहते हैं कि खुद आप या इस सेक्टर से जुड़े आपके सहयोगी रियल एस्टेट अवार्ड्स के हैं सच्चे हकदार या दावेदार, तो आप नॉमिनेट कीजिए। नॉमिनेशन के लिए realestate.moneycontrol.com पर लॉग ऑन कीजिए और अलग अलग कैटेगरी में अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नाम भेजिए। नॉमिनेशन 21 सितंबर तक खुले हुए हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके सवाल अगर आप हमें पूछना चाहें तो आप अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ pg@moneycontrol.com पर हमेशा की तरह भेज सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह के साथ। लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए विनय जी के साथ आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी दिक्कतों को सुलझाते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो कि है पुणे से प्रमोद चिंचकर साहब ने फोन किया। प्रमोद जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, हमारा 15 साल पुराना सोसाइटी है जी, और सोसाइटी में लिफ्ट जो है उसका मेजर रिपेयर्स करना अभी जरूरी हो गया है जी, और सोसाइटी के पास इतना फंड्स नहीं है कि लिफ्ट का पूरा रिपेयर्स ऑन आवर ओन फंड्स कर सके जी, और रिपेयर के लिए अभी सोसाइटी के मेंबर्स ने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत है। और शॉप ओनर जो है वो लिफ्ट के रिपेयर के लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लिफ्ट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। तो क्या ये सही है उनका नजरिया और उनकी ये खर्च के प्रति क्या जिम्मेदारी है? जी प्रमोद जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक सोसाइटी है जिसमें लिफ्ट की प्रॉब्लम है, दुकानें भी हैं, दुकानदार तैयार नहीं है कि रिपेयर के लिए पैसा दें, तो क्या ये उनसे ले सकते हैं? प्रमोद जी, इस किस्म के डिस्प्यूट्स काफ़ी कॉमनली नज़र आते हैं। जैसे शॉपकीपर्स कहते हैं कि लिफ्ट तो हम यूज़ ही नहीं करते, और कल को समझो टेरेस से लीकेज है, टेरेस जो नीचे इमीडिएटली नीचे फ्लैट है, तो ग्राउंड फ्लोर वाला कहता है कि उससे मेरा क्या लेना देना। बट बात ये नहीं है, बात आपके स्ट्रक्चर की है। एक ही बिल्डिंग है और सारे मेंबर्स की जिम्मेदारी है उसे ठीक तरह से मेंटेन किया जाए। तो अगर लिफ्ट की रिप्लेसमेंट या हैवी रिपेयर्स की ज़रूरत है तो सारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा, और ये चीज़ आप अपने बायलॉ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अपने बायलॉ स्टडी करेंगे तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि कोई भी रिपेयर्स हैं तो मेंबर्स को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरी सलाह यही होगी आपको कि आप कंट्रीब्यूशन निकालें और सारे बिल्स वगैरह एक एक मेंबर को दिए जाएं। जो मेंबर नहीं देता है तो आपके पास उपाय है उसका, आप सेक्शन 101 में रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं रिकवरी के लिए। वो इजी प्रोसेस है रिकवरी का, अगर कोई नहीं देता है तो।
चलिए जी, तो ये तमाम उन लोगों के लिए भी सलाह, जैसे कि यहाँ पर विनय बता रहे कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कभी टेरेस में कुछ लीकेज होता है तो दूसरे लोग नहीं देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर दुकानदार जो हैं वो कहते हैं कि हम लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसके लिए हम रिपेयरिंग चार्जेस नहीं देंगे, और सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी सोसाइटी मेंबर है उसको सोसाइटी में जो भी रिपेयर्स हो रहे हैं, जिस तरह के काम हो रहे हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, जो बहुत आवश्यक है। और ना करने पर भी विनय ने आपको उपाय बताया कि आप क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है हमारे पास मुंबई से सुजीत दास साहब। दास साहब पूछिए अपना सवाल। हाय विपिन जी, नमस्ते। जी नमस्कार। अच्छा, मैंने अभी भाईंदर ईस्ट में एक फ्लैट लिया है जी, और वो बिल्डर बोल रहे हैं कि पोजीशन के लिए रेडी है, लेकिन अभी तक उसकी ओसी नहीं आई है। तो मुझे जानना था कि बिना ओसी का पोजीशन लेना चाहिए अगर, या हम क्या कर सकते हैं जिसके अगर ओसी लेने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीड्यूर होती है, अगर आप मुझे बताएं कि आगे जाके मुझे कोई दिक्कत नहीं हो बिना ओसी के। जी दास साहब, क्या सलाह होगी विनय जी इनके लिए? सुजीत जी, जो हमारा कानून है यहाँ वो ये कहता है कि बिल्डर आपको ओसी के बिना पोजेशन दे ही नहीं सकता, इसीलिए उसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है, और ना ही आप लीगली वहाँ जाकर वो मकान में रह सकते हैं बिना ओसी के। अब आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब तक ओसी नहीं आता ये आपके फ्लैट की टैक्सेशन भी शुरू नहीं होती, तो बिल्डर आपसे टैक्सेस भी रिकवर, प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं वो नहीं रिकवर कर सकता। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप बिल्डर को कहिए कि अगर आप चाहते हैं मैं पोजेशन लूँ तो मुझे राइटिंग में आप दीजिए कि प्लीज़ कम एंड टेक पोजेशन। ये आपके एग्रीमेंट में भी ऐसा इसके बारे में क्लॉज होगा, ज़रूर होगा। और उसे कहिए कि अगर ओसी नहीं है तो आप मुझे लिख के दीजिए कि जब ओसी आ जाएगा आप मुझे उसकी कॉपी दे देंगे। कोई बिल्डर आपको ऐसा लिख के देगा नहीं, क्योंकि वो सरासर इलीगल है, तो आपका प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगा। चलिए, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ आपकी बाकी तमाम दर्शक जिन्हें ओसी को लेकर कोई कंफ्यूजन था अब दूर हो चुका है, और कितना महत्व है एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।